नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेडिकल की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें अलग अलग डॉक्टरों का हमने पिछली बार में इंटरव्यू लिया है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, मित्रों ने, जानने वाले लोगों ने, जो हमारी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि जो अभी बर्निंग इश्यू है, जो छोटी छोटी एज के लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं मैरिटल इश्यूज़ के अंदर, उसमें आप किसी साइकियाट्रिस्ट का व्यवस्थित इंटरव्यू लें, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उसमें क्या दिक्कतें होती हैं और क्या उसकी रेमेडीज़ होती हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, वो अगर आप देंगे तो सभी लोगों को हेल्पफुल होगा। उसी के संदर्भ में हमने डॉक्टर पर्वतराज जी से इंटरव्यू सेट किया था और वो हरिया हॉस्पिटल में एसोसिएट हैं, प्लस गवर्नमेंट की एक टेलीमानस जो डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार रखने वाले लोगों के लिए ही है, उसमें अगर आप नंबर उसका ये है 14416, उसके भी वो हेड हैं कि जहां कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत लगती हो वो टेलीफोन पे उनसे सलाह ले सकता है। वो टेलीफोन करेगा तो व्यवस्थित उसका काउंसलिंग होता है। तो अगला जो इंटरव्यू आप देखेंगे वो 5 एपिसोड में बनाया गया है। थोड़ा सा लंबा था, इसलिए उसको 5 एपिसोड में बनाया गया कि एक चीज़ों को उसको छुआ गया है। मेरी आप सभी लोगों से विनंती है कि आप उन 5 एपिसोडों को बड़ी शिद्दत से देखें, गंभीरता से लें। आप अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे, आपके परिवार के लोग हैं, उनको उसको शेयर करें, जिससे आने वाले समय में मान लो उन्हीं के घर में या आपके ही अगल बगल में कोई ऐसा सुसाइडल मेंटालिटी का आदमी हो या डिप्रेशन वाला हो या मैरिटल कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है। विद्यार्थी, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गत 8-10 दिनों में 4-5 हुआ है। आज ही किस्सा आया है कि IIM अहमदाबाद में कल एक 24 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है, मेंटालिटी क्या होती है, वो समझने में आपको, आपके परिवार को उसकी मदद मिलेगी। तो अगला जो इंटरव्यू आप देखेंगे वो डॉक्टर पर्वतराज के साथ में है। आप उसको देखें, समझें और उसको गंभीरता से लें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल की सीरीज कर रहे हैं। आज इस मेडिकल की सीरीज में हम समझने आए हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े जी से कि एग्जैक्टली जो अभी बर्निंग इश्यू है पूरे हिंदुस्तान भर में, लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनको दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं और सोसाइटी का उस पर इम्पैक्ट क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लोकल में अभी अगर 10 दिन की आप बात करें तो तकरीबन 6 लोगों ने सुसाइड किया है अलग अलग रीजनों से। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि वो सारे लोग 25 साल से लेके और 32-35 साल के बीच के हैं। अब इस एज में, जिस एज में उसे सेटल होना है, उसी एज में उसको ऐसा कौन सा प्रेशर आ जाता होगा, ऐसी कौन सी दिक्कतें पेश आती होंगी जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को थिएटर में डाल के और लाइफ एंड करने का सोचता होगा। उसी के लिए हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब के पास में। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े जो आपको जानने एकदम ज़रूरी हैं वो आपको बता दूं कि तकरीबन 2018 से लेकर 2024 के बीच में अप्रॉक्सीमेट पूरे हिंदुस्तान भर में 2 लाख लोगों ने सुसाइड किया था। और इन 2 लाख लोगों में 1,50,000 मेल थे और 50,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली फीमेल ने किया था। एवरी ईयर ऐसा कहना है डॉक्टर साहब से जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें 30%, 27 to 30% का इजाफा हो रहा है, जिसमें कंटिन्यूस आदमी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। उसमें अगर हम देखें, अगर बाइफरकेट थोड़ा सा करें 3-4 रीजनों को, तो लटक के मतलब जो फांसी लगा के मरने वाले लोग हैं वो हाईएस्ट हैं। वो तकरीबन लाख आदमी के आसपास फांसी लगा के लोग मरते हैं। पॉइजन पी के मरने वाले लोगों में 50,000 के आसपास। ट्रेन के आगे कूदने वाले जो करीब हमने वापी में देखा है, या वलसाड़ और वापी, हमारा जो वेस्टर्न रीजन है, ये एक्चुअल एपिक सेंटर है लोगों के कूदने का और एक्सपायर होने का। तो वो तकरीबन 5-1 हज़ार लोग हैं। और पानी में कूद के जो अभी रिसेंट जो किस्सा आया है, वो पानी में कूदने का आया है कि जो हमारा लोकल बच्चा था वो विरार के पास में जाके पानी में कूद गया। और रीज़न इज वेल नोन, सभी लोगों को है। वैसे 8 से 10 हज़ार लोग हैं। अगर उसको हम सेक्टर वाइज डिवाइड करें कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो तकरीबन 12,000 15,000 के आसपास करते हैं सुसाइड।
बिजनेसमैन और एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार लोग हैं। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो डेली वेजेस, जो रोज कमा के रोज खाने वाले या रोज अपनी लाइफ को संभालने वाले लोग हैं, वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार लोग हैं। और फार्मर तकरीबन 12,000 लोगों के आसपास हैं। ये देखने वाली बात यह है कि इसमें 2024 तक में तकरीबन मतलब जो मेंटल जिसको आप इलनेस कह लें, मेंटल क्रॉनिक इलनेस कह लें, उससे मरने वाली कोई संख्या थी वो 25,000 लोगों की थी। और वही चीज़ ऐसी है जो हमको पींच कर गई। तो हमने सोचा कि ये हमारे दर्शकों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो मेंटल इलनेस या मेंटल क्रॉनिक इलनेस होती क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता क्या है, और उस वजह से लोग ये अंतिम पगला भरते क्यों हैं। आप दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आंकड़ा सामने आया है कि स्टूडेंट जो है, अभी फिलहाल 2-4-5 सालों में ये देखा गया है कि स्टूडेंटों में सुसाइडल जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो कोटा हो, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे और कहीं हो। लेकिन स्टूडेंट बड़ी जल्दी थक जाते हैं लाइफ से और अपनी लाइफ को समाप्त कर देते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनको बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिले, माँ बाप चाहते हैं कि वो वेल सेटल हो जाएं, लेकिन वो आधे से ही अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं। तो वो आंकड़ा ये है कि पर आवर पूरे हिंदुस्तान में एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट सुसाइड करता है। तो डॉक्टर साहब, आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत है हमारी क्राइम एक्सप्रेस की इस न्यूज़ में। आपने थैंक यू वेरी मच, आपने हमको टाइम दिया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यू है और बिना साइकियाट्रिस्ट के इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सुसाइड इन इंडिया, क्या स्टेटस है सुसाइड का इंडिया में? थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और आंखें खोलने की ज़रूरत पड़ने वाला ऐसा ये प्रश्न है। 2023 के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो दिखाता है कि सारे जग में जो सुसाइड रेट गिना जाता है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स इन 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर। एक लाख पॉपुलेशन में एक साल में कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो वो 12 है सारे जग में। और लेकिन हमारे भारत में उससे भी ज़्यादा है, वो 12.4 आ रहा है। तो हमारा भारत सुसाइड रेट में जग से थोड़ा सा आगे है। दूसरी बात जो है 2023 में जो पाई गई है कि 2017 से 2023 तक आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ सुसाइड हुए हैं अभी तक हमारे भारतवर्ष की हिस्ट्री में, वो 2023 में सबसे ज़्यादा थे। पूरे 70 सालों में 2023 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड है। साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरे विश्व में जो वुमेन सुसाइड है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। वो डबल है। अगर विश्व में जो आंकड़ा है वो 1 है, तो हमारे भारत में वो सुसाइड रेट का आंकड़ा 2x है। 2x है। और जैसे आपने कहा कि इसमें जो एज ग्रुप है, वो जो तरुण लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनका ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बराबर। डॉक्टर साहब, ये मतलब जो आपने बताया कि इसमें इनका जो स्टेटस है इंडिया का, ये रियली बड़ा मतलब चिंताजनक आंकड़ा है आपका। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सुसाइड का जो लोगों को विचार आता है, वो विचार उसको कब आएगा और कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके? तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि सुसाइड का विचार कब आएगा, इसके बारे में बात करते हैं, फिर इंडिया के स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि क्यों इंडिया में हमारे सुसाइड से ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति सुसाइड का निर्णय तभी लेता है जब वो साइकोलॉजिकल पेन से गुजर रहा होता है। जो मानसिक दुख दर्द जिसको बोलते हैं, वो जब असह्य हो जाता है और सहनशीलता के सीमा के एकदम आगे निकल जाता है और वो सहन नहीं होता है, तब व्यक्ति ये सुसाइड का कदम उठाता है। इनफैक्ट कोई भी तनाव से तो हम सब लोग गुजरते हैं, दुख दर्द से हम सब लोग गुजरते हैं, परंतु अगर वो दुख दर्द से हम सामना नहीं कर पाए, उसे कोप अप नहीं कर पाए और हम हतबल हो गए, असहाय हो गए हैं या फिर निराश हो गए हैं, तब व्यक्ति सुसाइड की तरफ बढ़ता है। एक सोशल थ्योरी है, एक डरखेम करके साइंटिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट, उनकी एक थ्योरी है। वो बोलते हैं सुसाइड इज़ द क्राई फॉर हेल्प। कोई भी मरना नहीं चाहता है। एक छोटा भी प्राणी होगा, कीड़ा भी होगा, वो भी मरना नहीं चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है। तो हम तो ह्यूमन है, हम नहीं मरना चाहते। हमारी ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। लेकिन सुसाइड की तरफ इसलिए मोड़ते हैं बिकॉज वो जो क्राई फॉर हेल्प है, वो जो मदद की गुहार है,
शायद हम लोगों ने, उसके आजू बाजू के लोगों ने नहीं सुनी है, या फिर सुनकर भी अनजाना हुआ है, या फिर वो व्यक्ति किसी से मदद लेने में असफल हुआ है, तब उसने ये सुसाइड किया है। तो जब साइकोलॉजिकल पेन असह्य होती है, जब किसी से किसी तरफ से मदद, हमें सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, तो व्यक्ति सुसाइड करता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ सर कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी भी हमारी उसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये सुसाइड इतने ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो ये हम मानते हैं ऐसा कि पहले हमको लगता था व्यक्ति इंडिविजुअल उसके लिए जिम्मेदार होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। सोसाइटी भी उसके लिए मतलब उतनी ही जिम्मेदार है, उसको समझ नहीं पाई या उसका रेमेडी हम दे नहीं पाए, उसकी वजह से वो दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि अपने भारतवर्ष में जो हम अभी डिस्कस करने चाह रहे थे, इसका कारण क्या है, क्योंकि अपना भारत देश अभी बहुत सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बदल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम विषमता का भी सामना कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा है, इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है, और इन परिवेश में जो व्यक्ति है जिनको अगर सुसाइड की फैमिली हिस्ट्री है, जो व्यक्ति है जिनका बचपना बहुत स्ट्रगल में गया है, जो व्यक्ति है जिनके डेवलपमेंट में जो विकास होता है, अपना शारीरिक मानसिक विकास, उन दौरान अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें डेवलप नहीं हुए हैं, अगर उसकी व्यक्तित्व में इम्पल्सिविटी या फिर एग्रेशन, इम्पल्सिविटी यानी बिना सोच समझ के चीज़ें कर देना, और एग्रेशन यानी हिंसा, गुस्सा, ये अगर चीज़ें हैं, अगर उसमें दारू जैसी चीज़ें हैं जो अपने भावनाओं के आवेग को रोक, उल्टा वो इनिबिट नहीं कर जाता, डिसइनिबिशन हो जाते हैं, तो वो भावनाओं के आवेग में व्यक्ति सुसाइड ये करता है। और फिर कोई लाइफ इवेंट होता है, लाइफ इवेंट के समय में ये पूरा परिवेश के बैकग्राउंड में कोई क्राइसिस वाला लाइफ इवेंट होता है, जहाँ व्यक्ति तनाव का सामना करता है, और वो तनाव, जैसे मैंने कहा, वो सहन नहीं होता है, तो व्यक्ति में सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं। सुसाइडल आइडिएशंस के बाद में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि अगर उसको मदद नहीं मिलती है या फिर वो मदद नहीं लेता है, तो उसका परिणाम सुसाइड में आता है। तो इसमें फिर आप स्टूडेंट का जो सुसाइड रेशियो हमारे पास आया है कि पर आर एक स्टूडेंट हमारे यहाँ सुसाइड कर, उसको अलग से कैसे लाएंगे स्टूडेंट में? क्योंकि वो तो सर पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पीछे फैमिली का बैकअप खड़ा हुआ है, उसके पीछे टीचरों का बैकअप खड़ा हुआ है, वो सुसाइड क्यों करता है, उसके क्या कॉजेज? राइट। अगर हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया वो एडोलेसेंट एज में है, 15 से 19 साल तक उनकी एज थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में अगर कोई बच्चा 15 से 19 साल तक जिसका डेथ हो रहा है, उसमें से 3 कारणों में से एक कारण सुसाइड है, यानी दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंस इन इंडिया। इसमें कारण क्या है कि एक तो इस एडोलेसेंसी अवस्था में बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, वो थोड़ी सी एक दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। अभी वो 4 दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में आता है, और बाहर की दुनिया को कौन दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहे हैं, हमारे पास जो इंटरनेट है, मोबाइल है, वो दिखा रहा है। और आपको पता है कि वो असली दुनिया नहीं है, वो वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही है कि जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, और बच्चे उसमें फंस जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन दौरान उसका जो डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वहाँ उनकी इमोशनलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, भावनिकता उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, लेकिन जो विवेक बुद्धि है उनमें मैच्योरिटी आने की होती है। तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो भावनिकता से डिसीजन लेते हैं। उसमें फिर जो भी उनका बिहेवियर होता है उसमें इम्पल्सिविटी, यानी बिना, जैसे हमने बात किया था, बिना सोच समझ के तुरंत कर देना, वो चीज़ होती है। गुस्सा आया तो तुरंत गुस्से को प्रदर्शित करो, मरने की इच्छा हुई तो तुरंत जंप कर दो, तुरंत हैंग कर दो। ये जो इम्पल्सिविटी है ये है। दूसरी बात एग्रेशन की, हिंसा, गुस्सा, इसमें ये उसके पर्सनालिटी में ज़्यादा इस उम्र में दिखते हैं। इस उम्र में वैसे भी आज इतना सोशल स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि उसको एकेडमिकल प्रेशर है, देन फ्यूचर का भी प्रेशर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देन उसका पीयर प्रेशर है, जो दोस्त लोग हैं उनके तरफ से भी प्रेशर होता है कि हमारे साथ रहना होगा तो ये नशा करना पड़ेगा, या फिर उनके साथ रहना होगा तो चलो घूमने जाना है, पार्टी करना है तो आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपको उस ग्रुप में नहीं लेंगे, वो पीयर प्रेशर है। तो इन सब परिवेश में जब बच्चा
जब तनाव का सामना कर पाता है तो उसको वो कोपिंग एबिलिटी जो है उसमें बहुत कमज़ोर रहती है, और वो कोपिंग एबिलिटी उसमें कमज़ोर होने की वजह से और सही समय पर पेरेंट्स से, टीचर से, समाज से, दोस्तों से मदद न मिलने की वजह से वो आवेश में आकर सुसाइड करता है। इसमें हम ऐसे इसको समझें डॉक्टर साहब कि उसको मदद नहीं मिलने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को या अपनी भावनाओं को या मतलब उसकी जो दिक्कत हो रही है उसको वो पेरेंट्स से या बाकी के लोगों से फ्रीली कह नहीं पाता होगा। ऐसा हो सकता है? यस, ये बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे आपने कहा कि अभी युवा लोगों में सुसाइड बढ़ रहा है, क्यों ऐसे? पहले के ज़माने में भी युवा लोग थे, हमारे पीढ़ी में भी युवा लोग थे, लेकिन हमारी दुनिया बहुत बड़ी थी। हमारी दुनिया घर के चार दीवारी से बड़ी थी, बहुत सारे दोस्त लोग थे, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे। आज फैमिली मेम्बर्स में माता है, पिता है, और फिर जो कुछ भी है वो सिर्फ मोबाइल का वर्ल्ड है। दोस्त भी है तो वो भी मोबाइल से जुड़े हुए दोस्त है। खेलना कूदना, रिक्रिएशन, ये चीज़ें ये नहीं है। तो पहले मदद बिल्कुल होती थी, दोस्तों के साथ हम बातें करते थे, जो भी चीज़ें होती थी वो खेल कूद में वो फ्रस्ट्रेशन वो निकल जाता था। अभी जो दुनिया सिमट के गई है, पूरी ज़िंदगी बच्चों की सिमट गई है एकेडमिक प्रेशर में, या फिर वो छोटा सा वो पीयर प्रेशर में, और ये वर्चुअल वर्ल्ड में। तो यहाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पेरेंट्स का, टीचर्स का और बाकी समझदार लोगों का जो उनके बच्चों के आसपास है उनका बहुत बड़ा रोल बनता है यहाँ। एग्जैक्टली वही है। तो इसको आप इस तरीके से समझें कि बच्चा, आप जिसको कहते हो कि हमारे लिए पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि चाहे तू 70 साल का हो जाए लेकिन हमारे लिए तू बच्चा ही रहेगा, वही एटीट्यूड और वही चीज़ें आपको अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ रखना पड़ेगा। और आप ये समझें कि मैंने 15 साल 17 साल उसके साथ बिता दिए, उसके बाद उसको हॉस्टल में डाल दिया, सारे निर्णय वो खुद लेने लगे, सारा काम वही करे, वो ठीक नहीं है आपके हिसाब से। मतलब पेरेंट का कंटिन्यूस उनके ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और ये फ्रीडम होना चाहिए घर के अंदर पहले से, शुरू से। जो मतलब आप उसका अपब्रिंगिंग जो हो रहा है उस अपब्रिंगिंग में ये वातावरण पहले से ऐसा मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि वो अपनी किसी भी बात को वो कहने से हिचकिचाए नहीं, वो अपना सॉल्यूशन आपके पास खोजे, ना कि किसी समाज के पास या मोबाइल में खोजने बैठ जाए। यहाँ क्या हो रहा है कि पेरेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी बच्चों के मार्फत जीना चाहते हैं। पेरेंट्स ने अपने ज़िंदगी में जो खामियां हैं उनकी ज़िंदगी में है, या फिर जो फेल्यूर है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस खामियों को पूरा करे, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। यानी बच्चा अगर सक्सेसफुल है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा पेरेंट्स चाहते हैं। तो पेरेंट्स पूरा का पूरा बच्चों को अपने जो बुक्स है और अपना एकेडमिक्स लाइफ है उसमें ही उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए जो दुनिया है, जो ज़िंदगी है, वो आपकी चार दीवारी के बाहर है, वो ग्राउंड पर है, वो दोस्तों में है, वो जो रिश्ते नाते में है, लोगों के साथ बात करना, सोशल स्किल्स सीखना और खेलना कूदना, खुश रहना यहाँ भी है। हम अगर बच्चों को सिर्फ उसी एकेडमिक चश्मे से देखते रहे तो फिर ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। मतलब वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली आपका जो एक्सपेक्टेशन है, और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो ज़िंदगी आप नहीं जिए वैसी ज़िंदगी मेरा बेटा जिए, वो जो आपका ड्रीम है वो उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए आपको, है ना। और तो ये सर अब इसको सिंपल वे में हम समझना चाहते हैं कि किसी आदमी को सुसाइडल सिम्टम्स जो आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, किससे हम एक कॉमन आदमी, मान लो हमारे घर में कोई है या हमारा दोस्त है या हमारे घर में मतलब सोसाइटी का बच्चा है, जिसको ऐसा कौन सा कॉमन सिम्टम्स हो सकता है जिससे आदमी भी और बच्चे भी, जिसको हम समझ पाए कि ये इसको मतलब ये धीरे धीरे सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा रहा है या मेंटल क्रॉनिकल इलनेस की तरफ जा रहा है। राइट। जैसे मैंने कहा कि सुसाइड व्यक्ति तभी करता है जब उसे साइकोलॉजिकल, हाँ चलिए, जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति सुसाइड की तरफ तभी बढ़ता है जब वो साइकोलॉजिकल पेन का सामना करता है, एक मानसिक दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। मन जो है वो हमारे बर्ताव में, हमारे वाणी में रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर ही उसके हाव भाव से, उसके चाल ढाल से, उसके बोलने से देखकर ही पता कर सकती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वैसे ही थोड़ी सी वो एम्पैथी यानी अपने को
दूसरे लोगों के पोजीशन में रखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये अगर स्किल हम में आ जाए तो हम जरूर किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं। बहुतांश लोग जो सुसाइड करते हैं वो अचानक नहीं करते हैं, वो हमेशा बोलकर दिखाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? जैसे बहुतांश लोग बोलते हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि अभी मैं ज़िंदगी में ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ, तो अभी मैं थक गया हूँ, अभी मेरे से नहीं बन पड़ रहा है। वहाँ अलर्ट हो जाइए। वो अपनी सिचुएशन को बयां कर रहा है कि वो अभी होपलेस फील कर रहा है, निराश फील कर रहा है, उसने सब करके देखा है, अभी उससे नहीं बन पड़ रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट मरने की बात करते हैं। कैसे? इससे बेहतर तो ऐसा है कि मैं जिंदा रहूँ ही नहीं, इससे अच्छा बेहतर है तो मैं मर ही जाऊँ। जब लोग ऐसे बोलते हैं, कॉमन परिवेश में आपने भी सुना होगा ऐसे, और हम उसने सीरियसली नहीं लेते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बार लोग जो बोलते हैं मीनिंगलेस ऑफ लाइफ के बारे में बोलते हैं कि ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं रहा है, अगर ऐसा कोई बोल रहा है। या फिर देखो, मैं अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी ना, तुम सब सुखी हो जाओगे, मेरे जाने रहने न रहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे जो शब्द है, वहाँ कहीं सुसाइड का उल्लेख ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि मुझे आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं। वो आपको इनडायरेक्टली क्लू देगा। और जैसे माँ को बच्चे के बारे में समझता है, वैसे क्यों ना हमें एज अ ह्यूमन दूसरे का सिचुएशन में अपने आप को रखकर उसके हाव भाव से, उसके वाणी से हम कुछ समझ पाए। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो अचानक सबको फ़ोन करने लगा है कि कैसे हो, क्या हो, आज तक वो सबको फ़ोन नहीं कर रहा था, लेकिन सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, सब दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, तो थोड़ा सा ये जो उसका बर्ताव है, इस बारे में हमने अलर्ट होना चाहिए। अचानक कोई व्यक्ति अगर सबको फ़ोन कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, और पहले वो इतना सोशल नहीं था और अचानक वो इतना सोशल हो रहा है, सबको हाय हेलो कर रहा है, तो ये गुड बाय का भी साइन हो सकता है। तो हमने उसमें भी अलर्ट होना चाहिए। कुछ व्यक्ति अपनी चीज़ें जो है वो दूसरे को बांट रहा है, सडनली अचानक कोई प्रॉपर्टी है वो दूसरे के नाम पर कर दे रहा है, या फिर कुछ उसके पास अमूल्य चीज़ें हैं वो दूसरे को बांटते फिर रहा है। दिस मे बी अ साइन ऑफ प्रिपरेशन फॉर सुसाइड। तो इन चीज़ों में हमने बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और ख़ास करके हम अभी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो बच्चों में दो चीज़ें अलग अलग हो सकती है कि बच्चा अचानक गुमसुम रह रहा है, चुपचाप रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। बच्चा है वो खेलना ही चाहिए, बच्चा है उसने सबसे मिलजुल के खुश रहना चाहिए, चंचल रहना चाहिए। अगर वो अचानक गुमसुम हो रहा है कि स्कूल में नहीं जा रहा है, या फिर बाहर बच्चों के साथ खेल कूद नहीं रहा है, मम्मी पापा से बात नहीं कर रहा है, चुपचाप सा रह रहा है, अलर्ट होना जाना चाहिए। या फिर उससे उल्टा, बच्चा अगर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत गुस्सेल हो गया है, बाहर स्कूल में मारपीटी कर रहा है, तो भी हमने अलर्ट हो जाना चाहिए। बराबर है। तो इसमें सर ये जो है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। इसमें हम समझना ये चाहते हैं कि जो डिप्रेशन बड़ा कॉमन वर्ड्स है, डिप्रेशन होता क्या है और डिप्रेशन का कितना रोल है इस सुसाइड में? राइट। डिप्रेशन यानी उदासी, ऐसे हम पकड़ते हैं। अच्छा। हम सब तनाव से गुजरते हैं। जब हम तनाव से गुजरते हैं तो बहुतांश लोग हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन तनाव जब बहुत समय तक कंटिन्यूअस रहता है तो हमारे ब्रेन में कुछ रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, और वो रासायनिक बदलाव ऐसे होने लगते हैं, फिर हमारा जो मूड है वो हमेशा लो रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, नीरसता लगती है, और हर चीज़ों में हमें नकारात्मकता दिखने लगती है। जैसे हमने गॉगल पहना और हर चीज़ में हमें काली काली नज़र आ रही है, वैसे ही अगर डिप्रेशन में ये सब नकारात्मकता दिख रही है, उस वजह से अगर आपका दैनंदिन क्रियाकलाप बिगड़ रहा है, उस वजह से अगर रिश्ते नातों में हम निभाने में असफल हो रहे हैं, उस वजह से हम काम काज में कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वो पढ़ाई लिखाई में वो मन उसका नहीं लग रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारी होगी, और डिप्रेशन यानी तनाव की वजह से जो उदासी आती है वो। और एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि सुसाइड जो है वो डिप्रेशन में भी आएगा, सैडनेस जो हो रहा है तनाव की वजह से भी व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये बीमारी है तो भी उसमें सुसाइड का प्रमाण बढ़ जाता है। बराबर। और ये मतलब जैसे डिप्रेशन अगर आदमी को है
और सोसाइटी के लोग अगर एक कॉमन आदमी समझना चाहें तो जैसे आपने बताया कि वो अचानक वो हाइपर हो जाए या मतलब अचानक गुमसुम होना शुरू करे, तो अक्सर अभी जो बड़े बड़े आंकड़े आए हैं या जो देखा गया है, मैरिटल स्टेटस इन इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अब चाहे वो डिवोर्स को लेके हो, चाहे उनकी मैरिटल लाइफ के लेके हो, उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आइदर वुमेन बहुत ज़्यादा कर रही हैं या मैन का आंकड़ा उसमें मैरिटल स्टेटस वाले में थोड़ा कम है, वुमेन का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसमें कि पर्टिकुलरली अगर मैरिटल स्टेटस में अगर कोई दिक्कत पेश आ रही है तो कैसे आदमी ये पहचाने कि अब मुझे रोकना चाहिए और उसका रेमेडी कैसे क्या करना चाहिए? राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकंड लार्जेस्ट जो सुसाइड हो रही है वो हाउस वाइफ्स में हुई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कोविड का समय था उन दौरान जब पूरी फैमिली घर में थी, जब फैमिली घर में है तो सब हंसी खुशी रहना चाहिए, लेकिन लेडीज़ उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हुई। उनका काम 4 गुना बढ़ गया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी 4 गुना बढ़ गया था, उनका तनाव 4 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। और जो लेडी है, खास करके जो हाउस वाइफ है, उनमें सुसाइड का रीज़न ये है कि दोस्त वो अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करने में असफल रही, अपने आप को मदद पाने में वो असफल रही। अगर उनके घर के मेंबर्स ने एम्पैथी, जैसे हमने अभी बात किया था कि दूसरे की भावनाओं को समझना, ये समझा होता, जो घर में लेडी है उनको समझा होता, या फिर लेडी ने मदद ली होती, अपने आप को एक्सप्रेस किया होता, और जहाँ से मदद के सोर्सेस है अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वहाँ से मदद लिया होता तो शायद ये बच सकता था। लेडीज़ में ये सुसाइड का प्रमाण ज़्यादा का रीज़न ये है कि साइकोलॉजिकली भी लेडीज़ एक बहुत सेंसिटिव है, सहनशीलता भी उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो सुसाइड जो प्रमाण है वो मेन में ज़्यादा दिखेगा, लेडीज़ में कम दिखेगा। पर ये हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लेडीज में सुसाइड हो रही है, ये लेडीज़ की नहीं, हमारी एक नाकामी है, हमारे समाज की एक नाकामी है कि शायद हम उनको वो वातावरण नहीं दे पा रहे, या फिर हम उनको वो मदद नहीं दे पा रहे, या फिर वो हमसे मदद नहीं ले पा रही है। एक लेडी जो है उसमें जब मासिक शुरू होता है, उसके बाद में मैरिज के बाद में बहुत सारा सोशो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फैमिली सब बदल जाती है। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में भी उनमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद में मेनोपॉज जब होता है, मासिक रुकता है, उस बारे में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो शारीरिक तौर पर, साथ में उनके फैमिली स्टेटस के तौर पर उनका रोल जो है वो बदलते रहता है। एक लड़की से फिर एक वाइफ, एक बहू, एक माँ, और फिर एक सास, ये सब जो रोल वो निभाती है, और ये शारीरिक तौर पर और एक सामाजिक तौर पर बदलाव का सामना उसे करना पड़ता है। तो शायद यही एक उनके लिए स्ट्रेस का एक सबब बन जाता है। मतलब वो स्ट्रेस तो उनको आएगा, आपके कहने के हिसाब से जैसे जैसे वो चेंजेस उनके जीवन में आते जाएंगे वैसे वैसे वो स्ट्रेस तो आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को झेल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। और उसमें आप जो कहना चाहते हो कि उसमें फैमिली का रोल या हस्बैंड का रोल, साथ में रहने वालों का रोल बहुत बड़ा है। कि जैसे बाकी के सुसाइडल जो थॉट्स हैं या सुसाइडल में हमें, जैसे आपने बताया कि उसको अगर अचानक बहुत हाइपर होता है या सारी संपत्ति किसी के नाम पे करने लगता है या गुमसुम हो जाता है, वैसे ही वाइफ के बारे में और हाउस वाइफ के बारे में भी आपको उतनी ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आप उसको टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें जो है हमें समझनी पड़ेगी। अगर एक लेडी है और वो दिन भर काम कर रही है, उसको रात को नींद आनी चाहिए, नेचुरली रात को नींद आनी चाहिए, लेकिन अगर वो रात को सो नहीं पा रही है तो शायद वो तनाव में है, या फिर वो रात को सो रही है और जल्दी सवेरे उसकी नींद खुल जा रही है, वो तनाव में है। अच्छा। अगर एक लेडी है वो दिन भर वो काम करती है और उसको अगर ऐसी चीज़ें हो रही है जैसे बैकएक, हमेशा आप मेरे ओपीडी में या फिर कोई भी डॉक्टर के पास बहुत सारे लेडीज़ ऐसे आते हैं जिनको बैकएक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, जिनको हेडेक हो रहा है, और जिनको लगता है कि कमजोरी सा वो फील हो रहा है, और डॉक्टर सब जांच करते हैं, जांच नॉर्मल आती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये जो शारीरिक सिम्टम्स, ये मानसिक सिम्टम के, मानसिक लक्षणों के एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। कि जब कोई व्यक्ति अगर अपने मानसिक जो
इश्यूज है, मानसिक जो तकलीफ है, दुख दर्द है, उसको अगर प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है बाहर, तो वो शारीरिक लक्षणों के माध्यम से वो प्रदर्शित होता है। तो ये घर में जो उसका पति है, घर में जो बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि मेरी माँ को इतना काम कर रही है और अभी उनमें नींद की कमी आ रही है, अभी उनमें ये दर्द वर्द हो रहा है, तो मैं उनके साथ बात करूँ, थोड़ा सा बैठूँ, उनमें क्या दिक्कत है वो उसके लिए मैं पूछूँ, उनको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊँ, या फिर कुछ हेल्पलाइंस है, वो हेल्पलाइन के बारे में भी हम बात करेंगे, वो हेल्पलाइन में मैं पूछूँ, तो शायद हम उस लेडी का दर्द हम कम कर सकते हैं, मन का दर्द। ओके, मतलब ये समझें इस चीज़ को कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि माँ, बहन, बहू, बेटी अगर सर दर्द की फरियाद करती है, अचानक अगर आना शुरू होता है उसको, और कमर दर्द की फरियाद करती है, जो बड़ा बड़ा कॉमन चीज़ है एकदम से, और उसका कोई मेडिकली अगर कोई दिक्कत उसको नहीं है, तो डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से वो आपको चेतना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो है वो शारीरिक सिम्टम्स के हिसाब से बाहर निकालने जा रही है। Yes. बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन कार्यक्रम है और लोग इसको समझ नहीं पाते। और दूसरा ऐसा है कि पर्टिकुलरली माइक्रो, हम पहले मतलब छोटे फैमिली में आए, फिर अब माइक्रो फैमिली में ही हो गए हैं। उस कंडीशन में आप हस्बैंड को वाइफ को समझना पड़ेगा और वाइफ को हस्बैंड को समझना पड़ेगा, बच्चों को भी अपने पेरेंट को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा। उनको हर समय ऐसा, क्योंकि ये गैप हमेशा रहता है। बहुत बार हमारे में कहावत है कि पोता जो है और दादा जो है, उसका एक कॉमन एनिमी होता है वो लड़का। तो वो दोनों का कॉमन एनिमी है। वजह यह है कि दादा और पोते के बीच में कभी कोई अनबन नहीं हो सकती, लेकिन फादर और बच्चे के बीच में हो सकती है। वैसे ही ये चीज़ें देखने वाली हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रख के और चेतना पड़ेगा हम लोगों को सबको, और उस सिम्टम्स को लाइटली आपको नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाएं आप कि अगर ये सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो क्या प्रिवेंशन है? क्योंकि अगर मतलब सुसाइड ना हो तो उसके रेट को अगर हम कम कर पाएँ, और एक कॉमन आदमी और एक कॉमन फैमिली ये समझ पाए कि मेरे घर में जो ये लड़का है इसका ये बिहेवियर है, तो मुझे ये काम करना चाहिए जिससे वो बच सके। राइट। देखो, अब जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन के अलग अलग स्टेजेस हैं, जहाँ एक तो इंडिकेटेड प्रिवेंशन, दूसरा एक सिलेक्टिव प्रिवेंशन, और तीसरा यूनिवर्सल प्रिवेंशन जो WHO ने बताया गया है। लेकिन हमारे लेवल पर कि एक कॉमन मैन अपने सोसाइटी में और अपने घर से शुरू कर कैसे हम ये सुसाइड का जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम वहीं से हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ही हमें कुछ भी वार्निंग साइन दिखता है, जैसे मैंने कहा कि उसके बोलने में हमें पता चला कि, जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मृत्यु के बारे में बात कर रहा है, ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, ज़िंदगी जीनी ही नहीं है ऐसे बात कर रहा है, या फिर किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनमें हमें वो बिहेवियरल बदलाव दिख रहे हैं, या फिर आपने किसी को ऐसे देखा है कि जो क्राइसिस सिचुएशन में है, जो फाइनेंशियली क्राइसिस है, या फिर कोई लेडी है उसका हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, हस्बैंड उसको मारपीट कर रहा है और दारू पी रहा है, या फिर आपने देखा कि कोई बच्चा है जो फेल हुआ है एग्ज़ाम में, या फिर कोई आपने एक लड़की देखी है कि जिसका लव अफेयर था और वो आजकल बहुत गुमसुम बैठी है, शायद ब्रेकअप ये होगा। इस सिचुएशन को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बिहेवियर को और वाणी से आपको कुछ क्लू मिल जाता है, जिसको एम्पैथी हम बोलते हैं, आप उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट आप उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको हमेशा CPR के बारे में पता है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप क्या करना चाहिए? CPR करते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। वैसे ही अगर आप QPR का इस्तेमाल करते हैं, QPR यानी क्वेश्चन, देन परसुएशन और रेफर, सिंपल 3 चीज़ें, बहुत ही आसान है। कि पहली बात आप क्वेश्चन करो, हेजिटेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति के बर्ताव से, वाणी से, इसके सिचुएशन से, उसकी जो परिस्थिति उससे कि इसमें ऐसी विचार आ सकते हैं, तो डायरेक्ट उसके साथ बात करो, उसको बताओ कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूँ। तो कभी कभी लोग ऐसे सिचुएशन में जब आ जाते हैं तो उनमें तनाव, टेंशन, दुख, दर्द ये आता है। क्या आप में भी कोई दुख दर्द का आप सामना कर रहे हो?
डायरेक्ट उसके दुख दर्द के बारे में पूछो, क्या प्रॉब्लम है ना, उसके भावनाओं को आप हाथ लगाओ। जैसे आपने कहा कि किसी के साथ बात करना चाहिए, वैसे ही वो जो व्यक्ति दुख दर्द से ग्रासित है उसको भी कोई जरिया चाहिए जहां वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, तो वो जरिया आप बन सकते हो। ये बोलने के बाद में वो अगर बताता है कि हाँ मुझे टेंशन है, इस बात का टेंशन है, तो आप अगला प्रश्न आप कर सकते हैं कि जब व्यक्ति इस टेंशन से, इस दुख दर्द से गुजरता है तो कभी कभी ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं होती है। क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? या फिर आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो कि क्या आपके मन में इस दुख दर्द का सामना करते हुए आत्महत्या के विचार आते हैं? बहुत बार मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे डायरेक्ट आत्महत्या के बारे में बात करें, आत्महत्या के बारे में बात हम करेंगे तो उनके दिमाग में हम आत्महत्या के विचार डाल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप पूछते नहीं हैं, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, साइंस ये बोलता है कि अगर आप पूछ नहीं रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उसे अपने भावनाओं को प्रदर्शित करने का जरिया नहीं दे रहे हैं। तो पूछिए, इसलिए क्वेश्चनिंग क्यूपीआर का, जैसे सीपीआर था वैसे क्यूपीआर का क्यू फॉर द क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन कीजिए। दूसरा है पी यानी परसुएड। परसुएड करना यानी क्या? उसको पटाना, उसको आप अच्छे से एक विश्वास दिलाना। कैसे? कि मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में हूँ और हम साथ मिलके इस आपके तकलीफ़ से बाहर आने की बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे और आप बिल्कुल इससे बाहर आएंगे। और ये बाहर आने के लिए आप किसी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। यानी आप उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको ये जता रहे हैं कि आप उनके भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उनको ये जता रहे हैं कि आप उनके साथ में खड़े हैं। देखो बहुत बार सुसाइड इसलिए होती है क्योंकि उनको हेल्पलेस लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है, कोई अकेला पड़ गया है, ऐसा लगता है। तो ये समझ, और उसको कोई समझ नहीं रहा है। अगर आप इतने 3 जो चीज़ें हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ और हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप जरूर इससे बाहर आ जाएंगे। ये जो है ना, जरूर बाहर आ जाएंगे, ये आप आशा की किरण उसे दे रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो निराश हो रहा है। तो ये आशा की किरण देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी देखो बहुत लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि सर हम कैसे मदद करें, हम तो ना उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते, ना उनके घर में जाके उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप वो मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के जो आवेग है, भावनाओं का जो उद्रेक उसके दिमाग में चल रहा है, उससे बाहर आने के लिए जरूर मदद कर सकते हैं और प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है रेफरल, आर फॉर रेफर। तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो सबसे पहले आप 14416, ये गवर्नमेंट की टेलीमानस हेल्पलाइन है, 14416 24x7 ये शुरू रहती है। आप कभी भी ये नंबर डायल कीजिए, ये टोल फ्री नंबर है। आप खुद ये नंबर डायल करके पेशेंट को दे सकते हैं या फिर पेशेंट खुद कर सकता है। ये हर स्टेट में है। जैसे हम वापी में अगर है तो ये नंबर आप गुजरात में लगा सकते हैं, ये नंबर आप दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी आप लगा सकते हैं। वहाँ काउंसलर बैठे हुए, वेल ट्रेंड काउंसलर बैठे हुए हैं, वहाँ साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ साइकेट्रिक सोशल वर्कर है। वहाँ आपको बिल्कुल कभी भी आप घर से कहीं से भी फ़ोन करते हैं तो वहाँ से आपको एक प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है जो आपको इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए वो मदद करेंगे। और वहाँ आपने रेफर करना चाहिए। तो ये क्यूपीआर किसी की जान बचा सकता है। बेहतरीन। अगर आप इसको समझें ऐसे कि आप अगर किसी को थोड़े से भी सिम्टम्स में देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे, तो आपको उसके साथ मिलके और उसकी भावनाओं को समझ के उसके तरीके से उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। उसके मन को छूना पड़ेगा, जो पहले हम लोग कहते थे कि उसके मन को छूना पड़ेगा। सो वो आपसे खुले, आपसे बात करे और आप अपनी मदद का हाथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ा दिक्कत वाला मसला होता है। बहुत बार लोग फाइनेंशियल बैंकरप्ट हो जाते हैं या दिक्कतें पेश आती हैं, तो हमें भी संकोच होता है कि अरे फाइनेंशियली खड्डे में गया है, हम कैसे मदद करें उसको। लेकिन उसमें आप उसके मन को छू के और उसको ये विश्वास दिला सकते हो कि तू उसमें से बाहर निकल आएगा और मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, ये मन को छूने की वाली जो बात आपने बहुत अच्छी से कही, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जी। तो पहली बात, एक बात ध्यान में रखो, मन को छूने के लिए कुछ डोंट्स है और कुछ डूज है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर सुसाइडल आइडिएशंस के बारे में बता रहा है या फिर वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि मुझे जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है, एकदम शॉक मत हो जाइए। आपके चेहरे पर ये नहीं छलकना चाहिए कि हाँ आप क्या बात कर रहे हो,
आप मरना चाहते हो, ये आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काम एंड कूल रहिए, सुनिए। दूसरी बात, नॉन जजमेंटल रहिए। इतनी फालतू बात के लिए आप मरना चाहते हो, नहीं, वो आपके लिए फालतू बात होगी, वो पेशेंट के लिए वो एक जीने और मरने का वो एक प्रश्न है, ये समझिए। तो नॉन जजमेंटल रहिए। दूसरी बात, मोरालिटी के या फिर फिलॉसफी के पाठ मत पढ़ाइए। अगर आप बोलेंगे कि अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा होता, अपने बच्चों के बारे में सोचा होता, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि माँ बाप के बारे में सोचा होता है फिर बच्चों के बारे में सोचा होता, उसके दिमाग में क्या आएगा कि मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रहा हूँ, तो हीन दिन भावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। भगवान के लिए भी सोचा होता। एक पेशेंट थी, उसको अगर उसको ये कहा, एक दूसरे हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि अरे भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और आप, तो उनका कहना ये था कि मेरे साथ भगवान ने तो सब बुरा ही किया है। तो ऐसा भी हो सकता है, आप भगवान का नाम लेंगे तो शायद उसका मन में वो रिवर्स हो जाएगा। तो कोई भी फिलॉसफी की, मोरालिटी की बात मत कीजिए। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए कि कोई छोटे छोटे रीज़न के लिए भी अगर कोई सुसाइड कर रहा है, अगर पापा ने गाड़ी नहीं दी और बच्चा निकल घर के बाहर निकल रहा है कि मैं अभी सुसाइड करूंगा, तो गाड़ी नहीं दी इसलिए फालतू बात के लिए सुसाइड कर रहा है, ये हमें लगता है। लेकिन वो बच्चे के लिए गाड़ी ना देना उसके आइडेंटिटी का प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए उसको आप छोटा मत कीजिए, उसको आप मिनिमाइज मत कीजिए, उसको उल्टा आप ये कीजिए कि मैं तुम्हारे तकलीफ को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन सुसाइड ये सॉल्यूशन नहीं है, आओ हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। कभी कभी बहुत बार घर में ऐसे बोलते हैं कि आपने देखे होंगे कि आए दिन मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, और हम गुस्से में आके बोलते हैं तुम्हारा हर दिन का है, हमेशा आप बोलते हैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। लेकिन नहीं, सीरियसली इसको लेना चाहिए और आपने सीरियसली उसके साथ बात करना चाहिए कि आप तकलीफ में हैं, मैं समझ रहा हूँ एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आओ हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें डोंट वाली जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। डूज में क्या करना चाहिए कि डूज में पहला काम ये है कि लोगों को आशा का किरण देना चाहिए कि हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा हमने ये करना चाहिए कि कोई भी उसका जो घर का रिश्तेदार होगा, उसका जो दोस्त होगा, उसको आइडेंटिफाई करने को उनको बोलना है कि जहाँ वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर पाए और वो अपने मन को जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है तो पूरा प्रेशर हो जाता है, तो वैसे अपने मन को वो हल्का कर पाए, दुख दर्द बांट पाए, ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको बोलना है। तीसरी बात, उससे एक वचन लेना है कि जब तक हमारे समस्या का हल नहीं होता है तब तक आप सुसाइड नहीं करोगे। एक तो आप लिखित में भी वचन ले सकते हैं कि आप मुझे लिख के दो, या फिर उसे ओरली भी वो वचन देना है। और तीसरी बात कि जो इंटरवेंशन की जो हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जैसे अगर सुसाइड के विचार अगर मन में आ रहे हैं तो उनको बोलो कि वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सुसाइड के विचार एक लहर की तरह होती है, वो उठती है और नीचे भी जाने वाली है। बराबर। वो लहर को अगर हम पैर जमीन पर टिका के रखें तो वो लहर निकल जाएगी। तो वैसे ही अगर सुसाइड के विचार आ रहे हैं तो अगर अपने आप को वो हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, किसी काम में व्यस्त रखते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं तो वो विचार भी निकल जाएंगे। उस समय में अगर आप कोई डायरी लिखते हैं तो विचार प्रदर्शित हो जाएगा, भावनाओं का आवेग कम हो जाएगा। उस समय में किसी अच्छे हमारे जिनके साथ अच्छे संबंध है उनके साथ आप बात करते हैं, उसमें भी भावना का आवेग और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, उससे भी अपना भावेग कम हो जाएगा। या फिर जैसे मैंने हेल्पलाइन के बारे में कहा, उस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं 24/7, कभी भी रात देर रात आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो अपनी भावनाओं का आप वेंटिलेट करते हैं तो जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर कम होता है वैसे हमारा मानसिक और भावनिक जो टर्मोइल चलते रहता है वो कम हो जाता है और वो सुसाइड का इम्पल्स जो है वो निकल जाता है और हम मन से शांत महसूस करते हैं। तो हम जो ज़िंदगी जाने वाली थी वो शायद हमारी बच सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें उसको बताना पड़ेगा कि आपके मन में अगर फ्यूचर में विचार आते हैं तो क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है और अपने आप को व्यक्त करना है। हाँ, मतलब ये हो गया कि जैसे किसी को अगर है ऐसा कुछ दिक्कत हो रही है उसके लिए भी यही है कि कोई दूसरा सॉल्यूशन शोधे। उससे बढ़िया ये है कि मेरी बहुत बार ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी पूरी हो गई, अब इसमें कुछ होने वाला, वो भावनाओं को भी किसी के साथ व्यक्त कर दो, काम खत्म करो।
कि भाई ये मेरे को लग रहा है और ये मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो Yes. उससे भी काफ़ी विचार आपके मतलब सबसाइड हो जाएंगे। Yes. यही कहना चाहते हैं ना आप? Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बार फिर से आप उस हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लें, 14416। और पैन इंडिया यही लाइन है, इसमें कोई आपको वहाँ का कोड लगाने या दूसरा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टेट में जाएंगे 14416 आपने डायल किया, वो वही हेल्पलाइन में लगेगा और सारे लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे जो ये आपको मदद कर सकते हैं आपकी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि पर्टिकुलरली डू एंड डोंट्स में जो हम भी नहीं जानते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई अगर आपके पास आ रहा है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो उसको बजाय उसको नीचा दिखाने के आप उसकी हेल्प वाले फॉर्मेट में अगर आते हैं तो दैट विल हेल्प टू लॉट, दैट विल हेल्प ए लॉट, बराबर ना? अब ये सर ऐसा है कि मान लो अगर किसी को कोई दिक्कत है या फैमिली वालों को लग जाता है कि ये सिम्टम्स हैं, ये दिक्कतें हैं, तो उसे अगर आपका संपर्क करना है तो थोड़ा सा आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। आप कहाँ अवेलेबल रहते हैं? जैसे अभी तो एट प्रेजेंट आप हरिया में एसोसिएट हैं यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ आप मिल सकते हैं और कैसे वो आपको संपर्क करें? राइट, मुझे संपर्क करने का बहुत ही आसान जरिया है और वो है 14416 दादरा नगर हवेली दमन दीव टेलेमानस हेल्पलाइन जो है, वहाँ मैं सीनियर साइकेट्रिस्ट के हैसियत से काम कर रहा हूँ। वहाँ मैं इस यूनियन टेरिटरी के टेलेमानस हेल्पलाइन का इंचार्ज हूँ। अगर आप 14416 डायल करते हैं तो आपके सबसे पहले ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का, जो आपको लैंग्वेज हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो चाहते हैं वो लैंग्वेज का चयन कीजिए। अगर आप गुजरात में बात करना चाहते हैं तो गुजरात का चयन ऑप्शन आएगा और दादरा नगर हवेली का ऑप्शन आएगा। तो 14416 से मैं डायरेक्टली आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। साथ में 14416 के साथ बात करने के बाद अगर आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एक उदासी की बीमारी है, जहां आपको फार्माकोथेरेपी यानी अगर दवाइयों की ज़रूरत है, तो वहीं से आप जानकारी ले सकते हैं कि कहां आपको नज़दीकी साइकेट्रिस्ट मिले। तो आपको जो नियर बाय जो गवर्नमेंट के साइकेट्रिस्ट है वहाँ जा सकते हैं, या फिर आपके टाउन में बाकी साइकेट्रिस्ट है उनके साथ आप जा सकते हैं। साइकेट्रिस्ट को मिलना बेझिझक आपने मिलना चाहिए, कोई भी मन में स्टिग्मा न आप पाले। साइकेट्रिस्ट में मिलना यानी आप एक लांछनास्पद है ऐसा आप बिल्कुल न समझे। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स, बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़, उनके पर्सनल साइकेट्रिस्ट रहते हैं, पर्सनल काउंसलर रहते हैं। तो बेझिझक 14416 इस हेल्पलाइन का सहारा ले। बेझिझक अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट का सहारा ले। सर, लेकिन ये हरिया में आप कब से कब तक मिलते हैं? हरिया में मैं हर दिन 1 से 3 के बीच में रहता हूँ। हर दिन रहते हैं आप हर यहाँ दिन, पे? yes। तो आप इनको हरिया में भी कांटेक्ट कर सकते हो या 14416 वाले नंबर पे फ़ोन करके, और आप स्पेशली अगर उनको ये कहते हो कि डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े जी से मुझे बात करवाइए, तो भी वो आपको कांटेक्ट में मिल जाएंगे। और कंक्लूज़न यही है कि लाइफ बड़ी कीमती है, इसे यूं ही ना गंवाएं, नंबर 1। नंबर 2, परिवार के लिए भी और मित्रों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपके साथ रहने वाला इंसान थोड़ा सा भी उसके नेचुरल बिहेवियर से अगर बाहर जा रहा है तो उसको लाइटली ना लेके और उसको समझने की कोशिश करें, और थोड़ा सा सीरियस होकर अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन का सहारा लें, डॉक्टर तांबड़े जी से कांटेक्ट करें या दूसरे किसी साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट करें। और तीसरी ऐसी है कि जैसे इन्होंने कहा कि डू एंड डोंट्स में है, तो उसे जज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक बार अगर मन बना लिया है कि मुझे करना ही है सुसाइड, तो इन दैट कंडीशन आपको वो सुसाइड क्यों ना करे उसके प्रयत्न करने हैं, बल्कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको कि आप क्यों करना चाहते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज ये समझाया और हमारे दर्शकों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा ये, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे इस प्रयत्न से अगर एक जान भी कहीं कुछ बच जाती है, yes। या एक आदमी भी कहीं इससे सीख ले लेता है, तो हमारा आज का ये इंटरव्यू सफल रहेगा। एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एवरी सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड। आपके परिवेश में जितने आज तक सुसाइड की वजह से मृत्यु हुई है वो प्रिवेंटेबल था, वहाँ हम लोग असफल हुए हैं। आप प्रहरी बन सकते हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में, जिसको हम गेट कीपर बोलते हैं साइकोलॉजिकल भाषा में। ये गेट कीपर जो है उनको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, जो QPR मैंने बोला। पूछिए, लोगों से बात कीजिए, उनके भावनाओं के बारे में पूछिए, देन उनको आप अपना सपोर्ट दिखाइए, P, और R यानी उसको रेफ़र कीजिए 14416।
आसानी से आप कहीं से भी उनको ये नंबर दे सकते हैं और इससे आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।